नवनीत सिंह, टांडा एक छोटा सा गांव है और जब आप जम्मू शहर से निकलते हैं तो जम्मू शहर से निकलने के बाद आपको मीरा साहब पहुंचना है, उससे थोड़ा सा आगे आता सिंबल मोड़, वहां से आप मुड़ते हैं तो सिंगल लेन रोड है। उस सिंगल लेन रोड से होते हुए आप टांडे पहुंचते हैं और यहां ठीक गुरुद्वारे के साथ में छोटी सी गली, उसी गली के अंदर जाकर आपको नवनीत सिंह का घर मिलता है। नवनीत सिंह ने भी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया है और अगर मेरा अंदाजा सही है और जो रैंकिंग है इनकी और जो कैटेगरी है इनकी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नवनीत सिंह मोस्ट प्रोबेबली सिविल सर्विसेज में उन्हें आईपीएस सर्विस मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जब हम जम्मू शहर में दाएं बाएं जहां भी जा रहे हैं तो हमको शहर से दूर गांव देहातों में वो बच्चे मिलते हैं जिन बच्चों की कहानियां सुनकर मन गदगद हो जाता है कि किस एनवायरनमेंट में बैठकर किस माहौल में उन लोगों ने पढ़ाई की, मेहनत की और सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोग मेरे और आपके जैसे किताब जब खोलते हैं तो उसके बाद कभी ये कहते हैं जी गाड़ी का शोर बहुत बाहर से आ रहा है, कैसे पढ़ें हम, जब ये पंखा तेज चल रहा है, इसका शोर आ रहा है, पढ़ें कैसे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, गर्मी बड़ी है, एसी घर में लगा नहीं है, पढ़ाई कैसे करें हम, जम्मू में गर्मी बहुत ज्यादा है, पढ़ा कैसे जा सकता है। तो जब मैं नवनीत के घर आया तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि नवनीत किस बैकग्राउंड से निकलकर कहां पहुंचा है। नवनीत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया। शांति है मन? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। और जी हाँ, शांति है, एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि इतने साल का जो हार्ड वर्क है एंड दैट फाइनली पेड ऑफ, तो बिल्कुल शांति है। मैं अभी आपके गांव की तरफ जब आ रहा था तो सिंगल लेन रोड है रास्ता, वो भी मुझे रोड सड़क भी दिखी तो कोई पक्की नहीं दिखी। मन में ये हुआ कि आपसे ये सवाल पूछें कि हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको आईएएस में मौका मिलेगा, लेकिन एज एन आईपीएस ऑफिसर आजकल तो वैसे भी कहा जाता है थानेदार ही सब कुछ करा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल मैं अपने आप को लकी फील करूंगा अगर मैं जिस गांव से आया हूं, जिस गांव का आज मेरी वजह से नाम हो रहा है, तो उसके लिए अगर कुछ कर पाऊं एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद, अगर मैं आईपीएस में भी आता हूं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो गांव ने मेरे लिए किया है मैं भी गांव को कुछ पे बैक करूं उसका। तो अब इसके बाद का क्या सिलसिला है? क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का कितना पीरियड होगा और उसके बाद आपको कैडर मिलेगा, फिर आप कैडर को ज्वाइन करेंगे, तो मन में क्या लग रहा है कि कहाँ आपको लग रहा है कि जिंदगी लेकर जाने वाली है? सर, जब इसकी तैयारी करना शुरू करता है आदमी तो उसको पता होता है कि ये ऑल इंडिया सर्विस है, आईपीएस और आईएएस, तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री। तो अभी काडर का तो मतलब सभी के मन में यही होता है कि होम स्टेट मिल जाए तो सही है, अपनी होम स्टेट में सर्व करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी मिलती है कोई भी स्टेट्स, आई विल ट्राई टू सर्व इन माय बेस्ट कैपेसिटी। अभी इसके बाद सर पहले फाउंडेशन कोर्स होगा जो कि सभी सर्विसेज का कॉमन होता है मसूरी लबासना में। उसके बाद विल गो टू द हैदराबाद जो कि सेंट्रल आईपीएस एकेडमी है हैदराबाद में। तो ट्रेनिंग पीरियड सर अराउंड एकेडमीज में होगा 1 ईयर। उसके बाद अराउंड 1 ईयर की ट्रेनिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, जो फील्ड ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद फिर आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी। मन में क्या मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं जब बात करता हूं तो वो पंजाब की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं कि यार ये कैडर अगर मिल जाए तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने क्षेत्र में या अपने इलाके में काम करने में, खासकर अगर पुलिस फोर्स मिलती है तो दिक्कत ज्यादा होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, आपको कानून का पालन करना है। नहीं सर, मन में तो यही है कि अपना आगमट काडर जो कि पहले जम्मू काडर था अभी आगमट में मर्ज हो गया, तो मन में तो यही है कि आगमट काडर मिले, अपने एरिया में सर्व करने का मौका मिले। जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण लोग भागते हैं यहाँ से, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे उस चीज़ों को जितना अपने लेवल पे कर सकें ठीक करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स देखी हैं तो बाहर की तरफ भागेंगे, ऐसा नहीं है। आगमन मिलता है तो सर्व करेंगे, अपनी बढ़िया अच्छी कैपेसिटी में सर्व करेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। क्या ये आपका पहला मौका था इम्तिहान में बैठने का, दूसरा था, तीसरा था? सर ये मेरा तीसरा मौका था। इससे पहले मैंने एक बार मेंस लिखा था, उसमें बाय जस्ट 7 मार्क्स आई मिस द कट ऑफ। तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें फाइनली मेरे को सक्सेस मिली है। सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ? सो फर्स्ट में मैंने प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में मेरा मेंस 7 मार्क्स से रह गया था और अभी ये लकीली मैं तीनों स्टेजेस पार करके यहाँ आया। अच्छा, होता अक्सर ये है कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार इम्तिहान देते हैं, पहली बार इम्तिहान देने के बाद जब आपका नतीजा आता है और आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो आपका हौसला टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है और अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है अब हो गया, मैंने नहीं करना। कई लोग हैं कि दूसरी बार नहीं हुआ तो हौसला छूट जाता है
और बहुत कम लोग हैं जो तीसरी बार अटेम्प्ट करते हैं सिविल सर्विसेज को, बहुत कम लोग, ठीक है। तो ये जो पहली बार जब आपको ये झटका लगा कि नहीं हुआ, तो मन में क्या आया और उसके बाद अपने आप को संभाला कैसे, अब दोबारा से तैयारी कैसे करना शुरू? सर ये है कि आपके अंदर की जो इनेट मोटिवेशन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा सेटबैक कोई लगता है तो आप फिर से अपने आप को संभाल के दोबारा उसी विगर के साथ तैयारी कर पा रहे हो कि नहीं। वो तभी होगा जब आपके अंदर इनेट मोटिवेशन होगी। बाहर की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको 6 महीने 1 साल मोटिवेट करेंगी। अगर 1-2 बार आप फेल हो जाओगे इस एग्ज़ाम में तो वो फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा है कि जैसे मैं रिमोट एरिया से आया हूँ, मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो वो मोटिवेशन अंदर एक थी कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ये मोटिवेशन लेके काम करना है। तो वही रीज़न था कि 2 बार फेलियर देखने के बाद भी मैंने खुद को संभाला और अच्छे उससे भी स्ट्रांग तैयारी की, अपने वीक एरियाज़ को पहचाना, और यही रीज़न है कि आज मैं कामयाब हूँ इसमें। फ्रस्ट्रेशन होती है, भयंकर फ्रस्ट्रेशन होती है जब दूसरी बार आप नाकाम होते हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन के बीच में आप जरूर तलाश करते हैं कोई आदमी जो आपको यकीन कराए कि भाई कोई मसला नहीं है, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार मुमकिन है। तो कोई आपने खुद को खुद संभाला या कुछ लोग थे जो दाएं बाएं थे जिन्होंने आपको बताया कि कोई बात नहीं, फेलियर इज फेलियर? बिल्कुल सर, लोग मेरे आसपास ही बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे को संभाला। आपका इशारा माता जी की तरफ? मेरे पेरेंट्स, मेरी सारी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, जिन्होंने ना सिर्फ मेरे हाईज में बल्कि मेरे लोज में भी मेरा साथ दिया, उन सभी को मैं थैंक भी बोलना चाहता हूं और आई एम ग्रेटफुल टू देम। और वही लोग थे जिन्होंने मेरे को संभाला और दोबारा से इनकरेज करा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो यू शुड ट्राई अगेन, आपका होगा। अगर आपके अंदर वो ज़ील है करने की तो एक न एक दिन ज़रूर होगा। मुझे ये भी बताया गया कि आप असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुए हैं सीआईएसएफ में, आपने सीआईएसएफ में जाना था, तो असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी मिल चुकी है, वहां सिर्फ ज्वाइनिंग का मसला है। यहां अब आपको ये दूसरा मौका मिला है, तो प्रेफरेबली आपने सिविल सर्विसेज को ही चुना, वजह? सर असिस्टेंट कमांडेंट जो सीआईएसएफ है, नो डाउट बहुत ही अच्छी नौकरी है। और जब यहाँ से फ्रस्ट्रेट होने के बाद, जैसे आपने बोला कि फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और लकीली मेरा हो भी गया। लेकिन सर जो होराइजन है सर्विस का एज एन आईपीएस, वो काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू सीआईएसएफ। जो उनकी डोमेन है सीआईएसएफ की, वो वेरी लिमिटेड है। यू विल हैव टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ओनली इन सीआईएसएफ। बट एज एन आईपीएस जो आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आपको एक सर्व करने का सोसाइटी को मौका मिलता है, वो काफ़ी वाइड है। पब्लिक इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी है। सिविल सर्विसेज का जो सबसे प्राइम मोटिव होता है बंदे का, वो ये होता है कि मैं सर्विसेज में आके पब्लिक के लिए कुछ कर पाऊँ। तो सिविल सर्विसेज वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आईपीएस आईएएस वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनको रिड्रेस करें। तो यही मोटिवेशन थी शुरू से, तो इसीलिए मैंने इसी को प्रेफर करा। आपने इसको प्रेफर किया। अब ये भी आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, वो आपसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान कराता है, कितनी बार उस इम्तिहान में बैठे आप, कितने इम्तिहान जम्मू कश्मीर के आपने दिए हैं और कितने ऐसे इम्तिहान हैं जिनमें आप कामयाब नहीं हुए? सर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम मैंने 2020 वाला दिया है, फर्स्ट टाइम ही। और उसमें मैंने प्री क्वालिफाई करा है और मेंस भी दिया हुआ है अभी जस्ट। मेरे इंटरव्यू के जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन मेरे मेंस खत्म हुए थे और शाम को मैं फ़्लाइट लेके दिल्ली गया था इंटरव्यू देने। तो उसके अलावा सर मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम भी बीच में दिए हैं। जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बंदा सोचता है चलो ये नहीं, नौकरी ढूंढता है, बिल्कुल, कि ये नहीं तो कुछ और ही सही। मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया था IBPS PO का, तो मैंने प्रीलिम्स निकाला और जब मेंस होने वाला था मेरी पूरी तैयारी भी हो चुकी थी और मेंस के जस्ट 6 से 7 दिन पहले मेरे को डेंगू हो गया। तो उस टाइम पे आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अराउंड 8 to 10 days। तो वो मेरा चांस वहाँ से निकला। तो अभी अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शायद दैट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अगर मेरा PO में हो जाता तो शायद मेरे को ये मौका नहीं मिलता सोसाइटी को एक बेटर वे में। नो डाउट PO इज़ अ वेरी गुड जॉब। ऐसी बात है, बैंकर लग जाते, तनख्वाह अच्छी खासी हो जाती, बैंक की और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती, वो मिल जाती, तो आपने कहना था जी बस हो गई, जिंदगी चल पड़ी। और घर वालों ने भी कहना था बेटा एक तो तुम्हारी नौकरी घर में लग गई, बैंक पास में है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, बंदा एक कंफर्ट जोन में चला जाता है, नो डाउट। जब भी सैलरी, आपको पता है कि 1 तारीख को सैलरी आ रही है अकाउंट में,
तो बंदा सोचता है कि छोड़ो यार अब क्या करना है, अभी तो लाइफ सेट है। तो वही मैं सोचता हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। और फेलियर्स भी मैं सोचता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं फेलियर्स। आप सक्सेसफुल होने के बाद कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आपका वे ऑफ वर्किंग है, वो आपका फेलियर्स ही डिफाइन करता है। जिस बंदे ने फेलियर्स देखे हैं वो हमेशा हम्बल रहेगा लाइफ में, वो कभी मुस्कुराता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, आज सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये बड़ी कीमती बात है आप तक पहुंचाना। डेंगू हुआ इन्हें उस वक्त जब ये इन्हें प्रोबेशनरी ऑफिसर का इम्तिहान देना था, और कोई भी साधारण आदमी जब जिंदगी के किसी बड़े इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर कोई बड़ी कामयाबी बिल्कुल आप 2 कदम पर है और आप बीमार हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपको लगता है जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन असल में जिंदगी कुछ और तय कर रही होती है, आपके लिए कोई बड़ी जगह ऊपर वाले ने तय की होती है। तो वो जो झटका बीच में लगता है उससे घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, अब आपने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, तो बच्चे आपसे ये पूछना चाहेंगे जी कि हम प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ाई करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू को लेकर हमने इंटरव्यू को लेकर कौन सी जगह जाएं जहां पर हमारी इंटरव्यू की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सर मैं इतने शॉर्ट टाइम पे तो बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर प्रीलिम्स की तैयारी की बात करें तो आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करेंगे, उनको जितना सॉल्व करेंगे, दे आर द गोल्ड माइन फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मैंने खुद एटलीस्ट 40 साल पुराने पेपर्स उठा के यूपीएससी के प्रीलिम्स के वो सॉल्व करे हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉक्स तो आपको लगाने ही है किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। और जब बात आती है सर मेंस की, तो मेंस में आपकी होती है सारी आंसर राइटिंग। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग की, उतने आपके स्किल्स डिफाइन होंगे और अच्छे से। और जब बात करें पर्सनैलिटी इंटरव्यू की, तो मैंने पर्सनली कोई मॉक नहीं दिया सर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जेकेपीएससी का केएस के मेंस ही 1 दिन पहले ख़त्म हुए थे। अब मेरे मॉक टेस्ट कहाँ सर वैसे मैंने बुक करवाए हुए थे दिल्ली में 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा बना कि मैं जा नहीं पाया। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट का मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस के रिजल्ट में और पर्सनैलिटी टेस्ट में हार्डली आपका 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करके उन लोगों को भी फूल नहीं कर सकते जो 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो आप हो, बी द ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो आपकी वे ऑफ बिल्कुल जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो उनको बताओ। बिल्कुल वहाँ पे मैकेनिस्टिक होके नहीं जाना है, बिल्कुल ऑर्गेनिक बन के जाओ और जो हो वही बताओ उनको। जैसे आपने कहा कि आपने बिल्कुल वो ना यूं कहा जाए कि जल्दी में बता दिया, लेकिन मेंस को लेकर आपसे जानना चाहूंगा कि मेंस में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जनरल स्टडीज के अलावा जिसको आप ऑप्शनल कहते हैं, तो ऑप्शनल को लेकर बहुत सारे बच्चे अपने आप को वो सब्जेक्ट चुनते हैं जो उनको लगता है ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो कौन से सब्जेक्ट आपके, कौन से थे मेंस में सब्जेक्ट, और आपने किस बुनियाद पर वो चुने? सर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ऑप्शनल रखा था, और उसकी बुनियाद ये थी कि जब हम एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमने जाके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, तो उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिफोर हैंड आपको जो भी नुएंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके प्रति आपको बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। ये मेरा अपना चॉइस थी। लेकिन आपने जैसा कहा कि हाई स्कोरिंग ऑप्शनल्स के लिए लोग जाते हैं, जैसे लोग एंथ्रोपोलॉजी या लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले लिया और अपने टेक्निकल सब्जेक्ट ले लिए, तो वो मैं बोलूँगा कि बंदे के कैलिबर पे डिपेंड करता है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो मैटर करती है इस एग्ज़ाम में सक्सेस आपकी। तो जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है अपने कैलिबर के हिसाब से उसको चूज़ कीजिए। पहले उसका सिलेबस उठाइए, उसको 5-10 दिन के लिए पढ़िए, देखिए कि क्या मैं कर सकता हूँ इसको, उसके बाद ही अपना ऑप्शनल डिसाइड कीजिए, क्योंकि बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ है ऑप्शनल। 20 से 25 नंबर ऑप्शनल में ऊपर नीचे आपकी सर्विस और आपकी पूरी लाइफ डिफाइन कर देंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना कैलिबर को पहचानिए, ऑप्शनल को स्टडी कीजिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए। तो दूसरा मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं वो 8-9 से ही अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल घर में पेरेंट्स बता रहे हैं कि बेटा आपने सिविल सर्विस करनी है तो आपने 8-9 से ही तैयारी करनी शुरू करनी है। क्या आप इसको ठीक अप्रोच मानते हैं या आपको लगता है कि इसके लिए एक वक्त है, उस वक्त के बाद ही जाकर आपको इस सर्विस के लिए तैयारी करनी चाहिए? सर मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत ही अनहेल्दी सा ट्रेंड है बच्चे को 8th-9th में इस चीज़ की तरफ धकेलना।
मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक बिल्कुल शुरू नहीं करी थी प्रेपरेशन। मेरे को ये था कि अगर मैं कॉलेज में हूं तो मैं प्रेजेंट में जीऊँ, अभी कॉलेज में हूं तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करूं, जो कॉलेज की स्टडी है उन पे फोकस करूं, मैं उनके उसके साथ इंजस्टिस ना करूं जो मेरे को कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो सभी पेरेंट्स से और बच्चों से भी मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ की एक टाइम होता है हर चीज़ का। 8th और 9th में बच्चे का कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो उस लेवल का नहीं होता है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही मैच्योर्ड और कोग्निटिव माइंड चाहिए आपको इन चीज़ों को समझने के लिए, जो नुएंसेस हैं इस एग्ज़ाम की। तो वो अगर आप बच्चे को 8th और 9th में उसमें धकेल रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो बच्चा फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल हो पाएगा और इस चीज़ को क्लियर कर पाएगा। तो चीज़ों को आने दीजिए। और इसी कारण आपको ये भी लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर हो जाता है। और एक चीज मुझे और भी बताइएगा कि क्या आप ये बात मानेंगे कि जितने भी लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं उसमें पेरेंट्स का बड़ा एक अहम रोल है, पेरेंट्स का, माँ बाप का एक बड़ा अहम रोल है? बिल्कुल सर, पेरेंट्स का एक्टिव सपोर्ट जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि सेटबैक्स जब आपको आते हैं तो आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके सबसे क्लोज होते हैं, आपको समझाते हैं, आपको दोबारा। एक सवाल पूछने का मकसद ये कि बड़ी बात देखने को ये मिलता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है, बच्चा एक अच्छा पेंटर बन सकता है, बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है, बच्चा जो है जर्नलिस्ट बनना चाहता है, बच्चा नेता बनना चाहता है। अब कहता है नहीं बेटा ये सब कुछ आपने नहीं करना, आपने बनना सिविल सर्वेंट है। तो ये जो एटीट्यूड हमारा क्या ही सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि इस चीज़ से हम बच्चों की जो और कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको दबा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में जाओ, एट द एंड ऑफ द ये कि आप कुछ भी बनो, पेंटर बनो, सिंगर बनो, जर्नलिस्ट बनो, लेकिन आप अपनी फील्ड में अच्छा करो। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट को पहचानो। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बन भी जाएगा, जबरदस्ती उसको बना भी दोगे तो ही वुड नॉट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो फिर ऐसे काम करेगा, करप्शन में पड़ जाएगा, एलिगेशंस लगेंगे उस पर, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। और यही एक रीज़न है कि हम देखते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनएफिशिएंट है कुछ हद तक। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है उनको एक्टिवली सपोर्ट करें। हो सकता है वो अपनी फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटर से भी अच्छा कर जाएं। जैसे कि हम अपने एथलीट्स को देखते हैं, जो भी हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, अगर उनको हम एडमिनिस्ट्रेटर ही बना रहे सबको तो फिर ये देश कहाँ जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं आज से आप उनके लिए एक वो इंस्पिरेशन हो गए कि भाई हमको भी यही करना है। तो मुझे ये बताइए कोई कुछ है ऐसा मन में जो आप उनको बोलना चाहते हैं? सर मैं तो लकी मानूंगा अगर कोई मुझे अपना इंस्पिरेशन मानेगा तो। और अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प उनको चाहिए तो आई एम अवेलेबल, किसी भी तरह की गाइडेंस कोई चाहिए। और बस यही मैसेज है कि गिव अप नहीं करना है। अगर आज मेरा इस रिमोट एरिया से उठ के इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं कर सकता हूं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ा सादा सा परिवार है जी। मैं जब यहाँ आ रहा था, जैसे मैंने आपको कहा कि जब इनके घर तक मैं पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई वो जो मेहनत और वो जो काबिलियत है वो शहर से दूर गांव देहात में है और छोटे छोटे घरों में है वो सारी काबिलियत। मेरे साथ इनकी माता जी हैं, मैं जब इनसे बात कर रहा था तो वो एनर्जी, वो जो एक ताकत होती है माँ के अंदर, वो साफ तौर पे दिख रही थी। वो वाइब्रेंसी भी नजर आ रही थी इनके अंदर। ये बात जब कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि बड़ी बार मैं अपने बेटे को देखती थी कि उसका हौसला टूट जाता तो फिर मैं इसको अपने गले लगा लेती और उसको बताती कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक इम्तिहान है, चला गया, दूसरा इम्तिहान आएगा, वो दोबारा दीजिए। तो आइए आपकी मुलाकात इनकी बहादुर माँ से कराते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि वाकई ये हुआ कि ये दुखी होके आ गया और हिम्मत छोड़ गया, जी बस हो गया काम मेरा, मैंने नहीं करनी आगे मैंने। हाँ सर, जब इसका मेंस रह गया तो उस टाइम पे थोड़ा टूट गया था ये, तो बाहर आके बैठ गया चुपचाप। तो मैं बाहर निकली, मैंने बोला पंजाबी में अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियर। जद सर इधर रह गया, मतलब कि मेंस का रह गया तो बाहर आके बैठ गया। तो मैं गई, मैं कहा बच्चे की गल हुई है? कहता मम्मा मेरा मेंस रह गया। मैं इनू हग किया, हग करके मैं कहा बेटा कोई गल नहीं, तुसी कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ पूरी उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ अपना मतलब बेस्ट दोगे। सुना तू प्रेशर नहीं कर पाया बच्चे ऊपर कि तू आईएएस करनी तो आईएएस और कुछ नहीं करना? नहीं सर, इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि मैं कहांगी मेरे बच्चे बहुत लकी ने, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਕਰੋ। मतलब कि कोई ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ नहीं हैगा, डॉक्टर बनना डॉक्टर बनो, टीचर बनना टीचर बनो, जो ਤੁਹਾਡੀ चॉइस हैगी ਆਪਾਂ खाली ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट करांगे। 12वीं से लेने के
ਕੀਤੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇसी ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਏ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸਲੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਸਮਾਨ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਉਹੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 12th ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, 10th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ UPS ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਲੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ IAS ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। IPS ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ? ਸਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੇਟੀ 10th 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਵੀ। पक्का जी? जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप मिल चुके और आपने 2 बातें इस परिवार से देखी होंगी। एक तो ये कि बच्चे को आजाद माहौल दीजिए, बच्चा जो करना चाहता है, जो उसके मन में है, जो उसके मस्तिष्क में है, उसको वही करने दीजिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों के ऊपर डालना गलत है। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बने डॉक्टर, अब आप अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। आप नेता बनना चाहते थे, पूरी जिंदगी आप नहीं बन सके, अब आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को नेता बनाना चाहते हैं। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ जब आप बच्चों के ऊपर डालते हैं तो बच्चे आपकी उन महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले दब के रह जाते हैं। अब अगर आपका बच्चा बन भी जाएगा, उसकी मर्जी की नौकरी अगर नहीं होगी तो यकीन मानिए कोई फायदा उस नौकरी का होने वाला नहीं है। तो बच्चों को आजाद रखिए उनमें और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस माताजी और इस पुत्र की बातचीत से पता चलता है वो ये कि विश्वास करना सीखिए अपने बच्चों के ऊपर। अगर आप अपने बच्चे के ऊपर मुकम्मल यकीन करते हैं तो आपका बच्चा आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ जाने के बावजूद वहां से भी कोई शिकायत कभी नहीं मिली। दूसरा, यकीन करिए अपने बच्चों के अंदर। तीसरा ये कि अगर सिविल सर्विसेज की आपने ठानी है तो फिर मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो रोना आप रोते हैं कि बाहर गाड़ियों का शोर है, बाहर इसका शोर है, उसका शोर है, वो शोर बंद कराओ, ये शोर बंद कराओ, मुझे आइसोलेशन में भेजो, मुझे दिल्ली भेज दो, मैं फ्लैट में बैठ के पढ़ूंगा, मैं छोटे कमरे में बैठ के पढ़ूंगा, मैं राजेंद्र नगर में अच्छा पढ़ूंगा, फलां ट्यूटोरियल में मैं अच्छा पढ़ूंगा, ये सब हेले बहाने हैं, इनसे कुछ बनता नहीं। जिन्हें कुछ करना होता है वो कर गुजरते हैं और कर गुजरने के लिए मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है।